हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमराद शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल माई गाइडल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट जो अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि योजना विधि के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि लास्ट टाइम जो रीट का राजस्थान वाला जो एग्ज़ाम है, वह रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा सीटेट वगैरह में तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं, और जो अदर अपकमिंग एग्ज़ाम्स है टीचिंग से रिलेटेड उसमें भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे समझने से पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि कौन कौन से आज के इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन में योजनाओं के उदाहरण को लेकर के डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन सोशल स्टडीज। और एग्जाम्पल भी सबसे पहले हमने क्यों लिया, ताकि हमें समझ आ सके, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह के वर्क इसमें होते हैं। और क्योंकि हम सभी ये सारे वर्क करके आए हुए होते हैं तो थोड़ा सा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्विकली रिमाइंड हो जाएगा, फिर आपको रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एक्चुअली में इसको डेवलप किसने करा था। इसके साथ ही साथ फिर हम इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके जो विश्लेषण होंगे उससे भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसी वीडियो में योजना विधि के आधारभूत सिद्धांत अथवा विशेषताएं यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स और फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। फिर और आगे योजना विधि के क्रियात्मक स्वरूप यानी कि प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। फिर अच्छी और सफल योजना की प्रमुख विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, योजना विधि के लाभ यानी कि मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। और इसके बाद हम योजना विधि की त्रुटियां, लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। और आखिर में हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की और, जो कि है सामाजिक अध्ययन में योजनाओं के उदाहरण यानी कि एग्जाम टिकटों, चित्रों तथा अन्य विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह करना आदि। ये सारे कुछ हम काम दे देते हैं बच्चों को करने के लिए, और बच्चे इस काम को बहुत ही अच्छे से दिल से करके लेकर के आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी अभी सवाल आता है कि आखिर ये जो मेथड है ये है क्या। तो हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये एक तरह से नवीन मेथड, नवीन विधि है, और इसके जो प्रतिपादक है या इसका जो जन्म है वो जॉन डीवी के शिक्षा मत के आधार पर माना जाता है। जॉन डीवी को इसके प्रतिपादक माना जाता है। लेकिन असल में अगर ये पूछा जाए कि इसका जो है क्रेडिट किसको जाता है डेवलप करने का, तो जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें का इस विधि के परिवर्तन का जो श्रेय है वो प्रोफेसर विलियम एच किलपैट्रिक को जाता है। ठीक है ना, प्रोफेसर विलियम एच किलपैट्रिक को इनका असल जो है क्रेडिट। एच किलपैट्रिक के अनुसार अगर हम देखें तो वो ये मानते हैं कि ये मतलब प्रोजेक्ट मेथड सामाजिक वातावरण में सच्चे मन से की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें कोई ना कोई एक उद्देश्य छिपा होता है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन और हम देख लेते हैं डॉक्टर जे.ए. स्टीवेंसन की। ये क्या कहते हैं, तो इनके अनुसार योजना एक समस्यापूर्ण क्रिया है जिसकी पूर्ति का प्रयास प्राकृतिक रूप से किया जाता है। और भी डेफिनेशन की ओर हम बढ़ सकते हैं, जैसे बर्टन के हिसाब से हम देख सकते हैं, या फिर सी.वी. गुड के हिसाब से, तो बहुत सारे डेफिनेशन हो जाएंगे। जो भी डेफिनेशन है अगर इन सभी डेफिनेशन का अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, यानी कि अगर इन सभी योजना विधि बालकों द्वारा वास्तविक कार्य या क्रिया पर अधिक बल देता है। जो रियल वर्क है इसके ऊपर योजना विधि जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ठीक है, उन पर बाहर से बलपूर्वक अध्यापक द्वारा कुछ भी नहीं डाला जाता। अध्यापक तो मार्गदर्शक यानी कि एक तरह से गाइड या फिर सहायक फैसिलिटेटर का स्थान ग्रहण करता है।
यह विधि श्रेणी कक्ष के नीरस यानी कि जो बोरियत होती है, बोरिंग जो होने लगती है, उद्देश्यहीन तथा निर्जीव अध्यापन की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही उत्पन्न हुई है। जो पहले जो मेथड होता था चॉक एंड टॉक मेथड, जिसमें टीचर बोर्ड पर खड़े हो जाते थे और वहाँ पर बस लिख रहे हैं बच्चे, फिर उसको अपनी नोटबुक में नोट करते थे, तो उसके स्वरूप ही ये इस तरह की विधि जो है जॉन डीवीजी लेकर के आए थे। इस विधि में पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षण पद्धति का विचार बालक के दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है, फिर इस प्रकार करके सीखने की अपेक्षा जी कर सीखने को हम योजना विधि के अधिक निकट पाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई परिभाषा के विश्लेषण में। तो परिभाषाओं से ये सारी बातें निकल करके आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट और हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट पॉइंट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये उद्देश्य पूर्णता सिद्धांत को क्यों फॉलो करता है, क्योंकि इसमें एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको लेकर के स्टूडेंट वर्क कर रहे होते हैं। तो उद्देश्य पूर्णता सिद्धांत इसमें पाया जाता है। क्रियाशीलता सिद्धांत होता है क्योंकि बच्चा जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो एक्टिव होकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होता है। अनुभव का सिद्धांत भी इसके अंदर पाया जाता है। और अनुभव का सिद्धांत क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा खुद से कर रहा है चीज़ों को, तो करके जब देखेगा तो उसे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलेंगे, है ना। तो वास्तविकता का सिद्धांत भी है इसमें, क्योंकि बच्चा जो है रियल वर्क को कर रहा होता है। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत भी इसमें मिलता है, क्योंकि बच्चा जो है फ्री होकर के वर्क कर रहा होता है। इसके ऊपर इस विधि में टीचर कुछ उसके ऊपर लादता नहीं है ना। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत भी होता है। उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें जब जो भी चीज़ें सीखता है तो उसके रियल लाइफ में भी उपयोगी होते हैं। तो ये सारी बातें विशेषताएं या सिद्धांत हो गई योजना विधि की। आगे हम डिस्कस करते हैं योजना विधि के जो क्रियात्मक स्वरूप है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ दी प्रोजेक्ट मेथड जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारे आज के इस वीडियो में। और यहीं पर हमें स्टेप्स भी बोल सकते हैं, इसके स्टेप्स बताइए। और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं अक्सर कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं। तो सारे स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना स्टेप। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें परिस्थिति उपलब्ध कराना। परिस्थिति उपलब्ध कराने का मतलब क्या है कि बच्चे को एक ऐसी कंडीशन दिया जाए जिसमें बच्चा जो है वो खुद से कंडीशन को समझ करके किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सके, है ना। मतलब जो स्टूडेंट है उसके ऊपर कुछ भी लादा ना जाए। बच्चा जो है, अध्यापक का काम जो है सिर्फ परिस्थिति उपलब्ध कराना होना चाहिए, एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना होना चाहिए जो बालक की रुचि और जो भी उसका इंटरेस्ट है और जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उसकी पोटेंशियल है, उसको ध्यान में रख करके, उसकी एबिलिटी को ध्यान में रख करके जो है बच्चे को इस तरह की एक इन्वायरमेंट देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करके, डिस्कस करके, बच्चों को पिक्चर दिखा करके, पिक्चर दे दिया कोई भी, या फिर कोई किसी भी बिल्डिंग वगैरह के बारे में कहानी सुना करके, ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे, या किसी सैर पर लेकर गए कहीं और फिर उसके बाद जो है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर वर्क कीजिए। तो यहाँ पर टीचर जो है एक तरह से फैसिलिटेटर होकर के एक जो इन्वायरमेंट है या फिर एक जो परिवेश है वो उपलब्ध कराने का काम करता है। तो परिस्थिति उपलब्ध कराना ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड जो स्टेप होता है इसमें योजनाओं का चुनाव करना। जब टीचर जो है परिस्थिति उपलब्ध करा चुका है ना, अब क्या करेगा, स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे जो पॉइंट्स है या आइडियाज जो है वो उसको दिख रहे होंगे। अब इनमें से किसी भी एक को स्टूडेंट क्या करेगा, अब उसको पिक कर लेगा या सिलेक्ट कर लेगा। तो जो भी योजना है उसका चुनाव कर लेगा कि आखिर उसका जो योजना होगा वो किसके ऊपर होगा। तो केवल ऐसी योजना का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे बालकों की किसी वास्तविक समस्या की पूर्ति हो सके और जो
उन सभी के भले के लिए हो, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी यह अनुभव करे कि योजना उनकी ही है, ठीक है, उसे वो जो योजना दिया जाएगा बच्चे को, स्टूडेंट को, तो वो उसे अपना योजना जो है, अपना अपनी जो प्रोजेक्ट है वो उसे समझ सके, ना कि उसे ऐसा लगे कि वर्क दिया जा रहा है। योजना का चुनाव बालकों की क्षमता तथा इनमें होने वाले जो खर्च है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा खर्चीला भी ना हो, है ना, ज़्यादा रुपये इसमें स्पेंड ना हो रहा हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और बच्चे का जाहिर सी बात है उसकी जो क्षमता होगी उसी के हिसाब से वो तभी वो उस योजना को कर पाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, थर्ड जो स्टेप है वो है नियोजन, यानी कि जो प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग में मतलब जो प्रोजेक्ट करना है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, आखिर प्रोजेक्ट करने का जो तरीका होगा, जो प्रोसेस होगा वो किस तरह का होगा। तो नियोजन में जो भी सारा काम है वो बालकों द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा अध्यापक के निर्देशन में हुए पर्याप्त चर्चा के बाद किया जाना चाहिए, और हर एक स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए, और उनके जो भी सुझाव आए, जो भी उनके सजेशन आए हर एक स्टूडेंट्स के, उनको एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए अगर वो एक्सेप्ट के लायक हैं और लगे कि बेनिफिशियल हो सकता है प्रोजेक्ट में। तो कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी जो भी प्लानिंग कर रहा है उस सारे प्लानिंग्स को एक नोटबुक में लिख लें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो आगे की ओर बढ़ सके। तो नियोजन हो गया, प्लानिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं, और ये फोर्थ स्टेप होता है इसमें योजना पूर्ति, यानी कि जो भी हमने प्लानिंग करी है, अब वो जो प्लानिंग है वो जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे हम प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। तो योजना तैयार हो जाने के बाद अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को इसे लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेरित करें, स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि आप इस वर्क को ऐसे किया जाना चाहिए। उसे बालकों को आपस में अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार जो है उनके जो काम है वो भी बांट दिए जाने चाहिए। जो जो अगर कोई स्टूडेंट जो है पिक्चर वाला काम बढ़िया से कर सकता है तो उसे पिक्चर वाला दिया जाना चाहिए। कोई डेटा को बढ़िया से हैंडल कर सकता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम को भी बांटने में टीचर को हेल्प करनी चाहिए, टीचर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक सही तरीके से काम हो सके। और जो भी प्रोजेक्ट है इसकी सफलता, इस बात की सफलता के लिए ज़रूरी है कि हर एक विद्यार्थी को कुछ न कुछ करने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट जो है सारा काम कर रहा है, या फिर एक स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं दिया गया है। तो सभी हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें प्रेरित किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। और जो भी काम है वो इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बिल्कुल मिलजुल करके काम हो, सभी की कोऑर्डिनेशन से काम हो। मतलब जो जिनकी भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो सभी जो है कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने अपने काम को सही तरीके से करें, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसमें समीक्षा अथवा मूल्यांकन, मतलब जो भी प्लानिंग को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा था, अब इम्प्लीमेंट करने के बाद देखा जाएगा कि जो भी हमने काम करा था, जो भी हमने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करा, ये किस लेवल तक हमें हमारा जो है ये सक्सेस रहा है, किस लेवल तक हमने सही काम करा है, ठीक है। तो इसमें समीक्षा करना और मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है, ताकि उद्देश्य का पता चल सके कि उद्देश्य किस लेवल तक प्राप्त हुआ है, अचीव हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट जो स्टेप आता है, सिक्स्थ स्टेप, वो है रिकॉर्ड रखना। मतलब जब भी हम पूरा प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के बाद इसका एक रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी होता है। सभी विद्यार्थियों के पास एक योजना पुस्तक होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट जो है बुक होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास, जो जिसमें वे योजना संबंधी सभी क्रियाओं का लेखा जोखा रख सके, पूरा एक ब्यौरा कर लिख सके। और इस लेख में योजना का चुनाव, नियोजन की गई चर्चा, कर्तव्यों की जो भी उन्होंने जो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे थे, और प्रयोग में आने वाली जो भी पुस्तक है या सामग्री है, जो भी मटेरियल थे वो सारे, और इसमें किस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आई, कठिनाइयाँ क्या थी,
और सारी इस तरह की जो भी बातें हैं, अनुभव की क्या रहा, वो सारी बातें इसमें जो है मेंशन किए जाने चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से टोटल 8 इसमें टोटल जो है 6 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट हो गया यो परिस्थिति उपलब्ध कराना, टीचर का वर्क होता है कहानी वगैरह के ज़रिए या किसी भी पिक्चर को दिखा करके। फिर उसमें से योजना का चुनाव करेगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे योजना है, उनमें से किसी एक को पिक करेगा, सिलेक्ट करेगा। फिर प्लानिंग करेगा, प्लानिंग के बाद क्या करेगा, उसका उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगा। और फिर समीक्षा करेगा, मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि जो प्लानिंग था वो किस लेवल तक यहाँ पर सक्सेस हुआ है। और फिर लास्ट में क्या करेगा, उसका एक रिकॉर्ड रखेगा। तो ये जो है सारे सारे स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। ये 6 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही क्वेश्चन बना था कि प्रोजेक्ट मेथड में लास्ट टाइम जो रीट के एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन बना था कि बताइए निम्न में से योजना विधि में कितने स्टेप्स होते हैं या कितने चरण होते हैं। तो आंसर इसका 6 था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि अच्छी और सफल योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। हम किसे मानेंगे, या एक सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट होगी उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसका स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो, कुछ ना कुछ उसका उसके लिए इसका फ़ायदा हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रयोगात्मक लक्ष्य भी होना चाहिए, और अधिकाधिक इसमें क्रियाएँ हों। जो भी प्रोजेक्ट हो वो इस तरह का हो कि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो भी एक्टिविटीज़ है वो हो। आर्थिक रूप से बचत भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा महँगा दे दिया कि स्टूडेंट के लिए एक तरह से थोड़ा ज़्यादा महँगा हो जाए, ज़्यादा रुपए खर्च हो जाए। सर्वोत्तम इसमें अनुभव भी होना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट हो कि स्टूडेंट को बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस इसमें मिल सके। तो ये सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए एक अच्छे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं के बारे में, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट मेथड हम करते हैं तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी सीखने के नियम होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड वाली बात जो आती है, तो वो होता है सीखने के नियम पर आधारित होती है। सोशल एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे को। प्रजातांत्रिक प्रजातंत्रात्मक जीवन यापन का प्रशिक्षण यहाँ पर मिलता है। श्रम का महत्व समझता है स्टूडेंट जब खुद से फील्ड में वर्क कर रहा होता है। सहसंबंध भी यहाँ पर सीखता है, ठीक है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना भी इसके अंदर होता है कि बच्चा जो है बच्चे स्टूडेंट को रियल लाइफ के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। और इसमें जो रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको घटा दिया जाता है, यानी कि बच्चा जो है जब खुद से कर रहा होता है तो उसे रटना नहीं पड़ता, ठीक है ना, घोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। और व्यक्तिगत रुचियों तथा कौशलों का सरलतापूर्वक इसमें विकास भी होता है। तो ये सारे योजना विधि के कुछ लाभ हैं, यानी कि मेरिट्स हैं। लिमिटेशंस भी होंगे, क्या है कि कई बार जब सारे सामान नहीं मिल पाते हैं तो खरीदना पड़ता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस वजह से ये खर्चीली विधि भी हो जाती है। ज्ञान का अव्यवस्थित यानी कि हैपाज़र्ड जो इसका रूप है वो हमें देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ अंशों में ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि स्क्रैपी मैनर में हमें नॉलेज मिलती है। जो भी नॉलेज है वो बिल्कुल बिखरा-बिखरा सा लगता है, एक सिस्टम तरीके से इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन सारे नॉलेज को एक तरीके से समझने में बच्चे की हेल्प कर सके, गाइड करे। साथ ही साथ अध्यापक के ऊपर एक अधिक बोझा बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है टीचर के ऊपर। स्कूल का जो काम है वो एक अव्यवस्थित सा लगने लगता है जब बच्चे जो है जो भी एकेडमिक वर्क है उसको छोड़ करके इस तरह के वर्क कर रहे होते हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन है ही नहीं स्कूल के अंदर। सभी बालकों के लिए संतुलित शिक्षण संभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस वाले मेथड का यूज़ करके हर एक तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है प्रोजेक्ट मेथड के, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखिए ये कोई भी मेथड हो अपने आप में तो कभी पूरी नहीं है, तो
इसमें कुछ जो है निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर हम नवीन अवधारणाओं को स्वीकार कर लें तो काफ़ी जो प्रॉब्लम है इस मेथड की वो दूर हो सकती है। और इसके साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखते हैं कि योजना विधि में बालक जब नियोजन व कार्य करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना पनपती है। एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो अ, एक भावना होती है वो भी इसमें पनपती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम बात करते हैं तो वो भी हमें इसमें दिखने को मिलता है। एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, बच्चे को ध्यान में रख करके जो अधिगम के नियम है उसके उस वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आखिर में हम ये भी कह सकते हैं कि योजना विधि जो है कोई ऐसा रामबाण औषधि नहीं है कि बाकी सारे मेथड बिल्कुल बेकार है। अगर योजनाओं का संबंध प्रत्यक्ष क्रमबद्ध अध्ययन, अनुभव तथा विषय वस्तु के तर्कपूर्ण विकास से कर दिया जाए तो ये विधि बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है।